आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। आज बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 3 के बारे में। इससे पहले हम यूनिट 1 का चैप्टर 1 यानी दो चैप्टर टोटल इस सब्जेक्ट के ऊपर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो दो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर चेक करें और उनको देखे जाके। देखिए चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, ये पार्ट वाइज कवर करेंगे इसको भी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 3 हमारा है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्या थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है ये। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिए @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है, प्लस आपको हमारे नोट्स मिल जाते हैं वेबसाइट के। तो इनको आप डिटेल से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर मेजर रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में क्या क्या धार्मिक और सामाजिक समस्याएं थी या सामाजिक कुरीतियां थी जिनकी वजह से भारत कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था या भारत के लोगों का विकास कहीं ना कहीं रुक रहा था। तो सबसे पहली जो बुराई थी, इविल्स थी, जो रिलीजियस एंड सोशल इविल्स आप इसको कह सकते हैं, वो थी कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। देखिए कास्ट सिस्टम को बोलते हैं जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा, अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत। छुआछूत। भारत एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है, यानी भारत एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। 21वीं शताब्दी के दौरान, यानी 21वीं शताब्दी के दौरान जब भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था, जब भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था तो उसे कुछ सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, ठीक है। वो जो सामाजिक और अ, धार्मिक जो बुराइयां थी जिनकी लड़ाई भारत को लड़नी पड़ रही थी, वो क्या क्या थी उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे बड़ी बुराई थी कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। देखिए भारत जो था वो सेवरल कास्ट और रिलीजियस के अंदर डिवाइडेड हो गया था उस समय में, यानी कास्ट सिस्टम भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था। धर्म को लेकर, ठीक है, और जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय इंडियन सोसाइटी के अंदर। भारतीय समाज जो था, जो भारतीय लोग थे, वो चार ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गए थे। खास तौर से हिंदू समाज जो था, ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोग जो थे वो चार ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गए थे, ठीक है। आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था। उस समय वर्ण व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। वेदों में जो वर्ण व्यवस्था दी गई थी उस वर्ण व्यवस्था को उस समय फॉलो किया जा रहा था। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या था, सबसे ऊपर जो थे ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे और उसके बाद थे शूद्र। जो शूद्र कैटेगरी थी उसके अंदर दलितों को रखा गया था। ये आपको पता होगा। दलित कौन थे, जो जितने भी शेड्यूल ट्राइबर और शेड्यूल कास्ट जो भी निचली जातियां थी उनको सबको दलित माना जाता था, ठीक है। तो शूद्र कम्युनिटी के अंदर उनको रखा जाता था। तो उनके साथ क्या था, वर्ण व्यवस्था के तौर पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था समाज के अंदर, ठीक है। शूद्रों को शूद्र कंसीडर किए गए थे एज दलित, ये मैंने आपको बता दिया। जितने भी दलित जो थे वो शूद्र कम्युनिटी के अंदर उनको रखा गया था। और वो सबसे निचली कम्युनिटी थी उस वर्ण व्यवस्था की, उस समय उस समाज की, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में भी और समाज में भी सबसे बॉटम में वो आती थी। ड्यू टू द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, और जो ये जाति प्रथा और छुआछूत थी, इन्होंने कहीं ना कहीं, इनकी जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी उस समय हमारे समाज के अंदर, ठीक है। काफ़ी बड़ा रोल निभा रही थी, लोगों के जीवन को वो प्रभावित कर रही थी। और जो अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, जो छुआछूत थी, जो जितने भी छुआछूत जो उस समय छुआछूत जो फैला हुआ था उसके दौरान उसके साथ क्या करते थे लोगों के साथ। तो जो जो लोग थे, दलित जो लोग थे, उनको देखिए पब्लिक वाटर लेने की आज़ादी नहीं थी, यानी जहाँ पर जो जनरली जो लोग आते थे, आते जाते थे, जो सामान्य जीवन था वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते थे। पानी जहाँ से लोग भरते थे वहाँ से वो पानी नहीं भर सकते थे, ठीक है। जो मंदिर थे, मंदिरों में उनको अलाउ नहीं था कि वो मंदिरों में जाके अपने आप से विजिट कर सके, मंदिरों में जाके पूजा कर सके। इवन उनको ये भी अलाउड नहीं था कि वो किसी दूसरी कास्ट के साथ मैरिज कर ले, ठीक है। तो जो दलित जो लोग थे उनका कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा था, अपर कास्ट के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था।
उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके द्वारा भारत का विकास कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा था। तो सबसे बड़ी ये कह सकते हो कि आप ये जो प्रथा थी, जाति प्रथा और क अनटचेबिलिटी, इन्होंने सबसे बड़ा रोल निभाया था उस समय सामाजिक बुराइयों के रूप में। और जो दलित थे, देखिए जो हिंदू पॉपुलेशन थी, उसका 20% हिस्सा दलित थे उस समय, ठीक है? जिनके साथ ये व्यवहार हो रहा था। तो उस समय के समाज के ये विक्टिम थे। कौन थे विक्टिम? जितने भी जो दलित समाज था, ठीक है? जो छुआछूत जो समस्या, जो सामाजिक बुराई थी, जो समाज के अंदर फैली हुई थी, उसके जो विक्टिम बने थे, वो सभी दलित बने थे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ। इनको रोकने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, आपने सुना होगा। सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फूले, इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई थी। गांधी जी ने इसके विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ा नाम आपको आज भी याद होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे बड़ा रोल इन्होंने निभाया था दलितों को इनका अधिकार दिलाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बुराई थी। इसके बाद सबसे बड़ी बुराई की बात करते हैं, जो सामाजिक बुराई थी, वो थी सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी? देखिए, सती प्रथा थी जब एक कपल्स की मैरिज हो जाती है, ठीक है? कपल्स की मान लो मैरिज हो गई, तो इसमें जो हस्बैंड है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लड़की को उसके साथ ही जला दी जाता था। ये सबसे बड़ी बुराई थी, जिसका सबसे पुरजोर विरोध जो किया था, वो किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और इनके विरोध के कारण एक लॉ भी पास हो गया था इस सती प्रथा को खत्म करने के लिए। जो ये सती प्रथा था, ये समाज के अंदर आया कहाँ से था? सती प्रथा, जो सती वर्ड था, ये जो भगवान माता सती थी, यहाँ से शब्द को लिया गया है, जिसको दक्षानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? सती ने सेक्रीफाइस किया था अपने हस्बैंड के लिए। लॉर्ड शिवा इनके पति थे, ठीक है? भगवान शिव की जब इंसल्ट कर दी थी किसने? राजा दक्ष ने। राजा दक्ष कौन थे? सती के पिता थे। सती के पिता ने भगवान शिव की जो है इंसल्ट कर दी थी, और सती इनकी बीवी थी, पत्नी थी। तो सती ने उस इंसल्ट के बदले अपने आप को यज्ञ के अंदर त्याग दिया था, और यज्ञ में ये समा गई थी। अपने जिंदा शरीर को इन्होंने जला दिया था यज्ञ के अंदर। तब से इस प्रथा को हिंदू समाज ने अडॉप्ट कर लिया था, और अपने समाज के अंदर भी इसको चलन में ले आए थे। जिसका पुरजोर विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने कहा था, देखिए, विमेन को जलाना, ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। ये तो बिल्कुल ही, मतलब, इन्होंने इसका विरोध तो किया ही, और इन्होंने कहा कि हमारे जो हिंदू समाज के लिए एक शर्मनाक हरकत है, हमारे हिंदू समाज के लिए शर्मनाक हरकत है, तो इसलिए हमें इससे बचना होगा, इससे बाहर आना होगा। तो इन्हीं के इफेक्ट के कारण, ठीक है, इन्हीं के इफेक्ट के कारण इसके खिलाफ एक लॉ बना दिया गया था 1829 में। उस समय गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक लॉ पास कर दिया था। और सबसे पहले इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था बंगाल के अंदर, ठीक है? इन्होंने लॉ पास किया था, और इन्होंने कहा द बर्निंग ऑफ विडो, यानी कि जो विडो है, विधवाओं को जलाने की जो प्रथा है, इसको बिल्कुल अभी से स्टॉप, बिल्कुल रोका जाता है। सबसे पहले इसको बंगाल में रोका गया था। उसके बाद 1830 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया था मद्रास में, और इसके बाद इसको बॉम्बे में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। धीरे धीरे पूरे भारत में जो है ये प्रथा जो फैली हुई थी, इसको सिरे से नकार दिया था, और इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो सबसे बड़ा रोल इसके अंदर किसने निभाया था? जो सोशल रिफॉर्मर थे, कौन? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन को रॉय को कौन थे? जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था। तो ब्रह्म समाज ने इसमें सबसे बड़ा अपना रोल निभाया था। इसके बाद बात करते हैं एक और सोशल इविल्स की, वो थी इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड के अंदर क्या होता था? गर्भ के अंदर ही, गर्भ माता के गर्भ के अंदर ही शिशु की हत्या कर दी जाती थी, ये अंदाजा लगाते हुए कि बच्चा लड़की होगा, ठीक है? यानी एज ए गर्ल चाइल्ड उस समय के समाज को पसंद नहीं था। उन्हें ये लगता था कि अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन हो जाएगी, ठीक है? उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसकी उसको, मतलब, उस समय दहेज प्रथा भी फैला हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा समाज के अंदर गलत धारणाएं थी गर्ल चाइल्ड को लेके। तो गर्ल चाइल्ड की अ, गर्भ के दौरान ही कई बार हत्या कर दी जाती थी, और कई बार तो बचपन के अंदर भी उनकी हत्या जो है वो कर दी जाती थी। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, और जितने भी जो रिफॉर्मर्स थे वो, उन सभी ने मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया था। उन सभी ने, दोनों ने एक जैसा ही तरीका अपनाया था कि ये जो इन्फेंटिसाइड है, ये जो सामाजिक बुराई है, ये समाज में बिल्कुल रहने लायक नहीं है, इसको सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोनों ने एक साथ मिलकर स्टेप इसके ऊपर उठाया था। और इसीलिए 1975 के अंदर लॉ पास कर दिया गया था इसको हटाने का, ठीक है? और 1870 में इस लॉ को और भी कड़ा बना दिया गया था, ठीक है?
तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने उस समय कहा था कि जो इन्फेंटिसाइड किलिंग है, यानी जो बच्चों को चाइल्डहुड के दौरान या गर्भ के दौरान जो मार दिया जाता है, उसे एक सिंपल मर्डर के तौर पर देखा जाएगा और इसके खिलाफ जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा लॉ इन्होंने पास कर दिया गया था। इसके बाद देखिए विडो मैरिज। विडो मैरिज हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी। विडो मैरिज क्या था? विधवाओं का पुनर्विवाह, हिंदी में से कहते हैं विधवाओं का पुनर्विवाह। यदि किसी औरत के पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, ठीक है, अर्ली एज के अंदर हो जाती है, तो विधवा, मान लो विधवा की उम्र 23 से 24 साल है या 25 साल है, तो इस उम्र के अंदर उसको मैरिज दूसरी करनी चाहिए। लेकिन वो उस समय का जो समाज था वो कहता था कि नहीं, एक बार अगर विधवा हो गई तो उसकी दोबारा मैरिज नहीं होगी, उसको पूरा जीवन जो है वो इस तरीके से अपना काटना होगा। तो इसके खिलाफ ये एक बड़ी सोशल इविल्स थी जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सबसे ज़्यादा आवाज़ इसके खिलाफ उठाई थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं के लिए अपनी हर बार आवाज़ उठाई थी, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए, महिलाओं की जो स्थिति समाज के अंदर उसके लिए। इनका नाम आप काफ़ी ज़्यादा सुनोगे महिलाओं के लिए। दिस इज एन एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट इशू ऑफ द ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज जो बनाया गया था, ठीक है, इनका ये एक प्रोमिनेंट इशू था, ये भी इनके इनके द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था कि विडो मैरिज को अलाउ किया जाना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया था वो निभाया था ब्रह्म समाज, उसने ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ही वॉज द टीचर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कैलकाता। ये संस्कृत के टीचर थे कलकत्ता कॉलेज के अंदर। ठीक है, he argue based on Sanskrit and Vedic reference that the Veda allow widow marriage remarriages। इन्होंने कहा था, जो इनके विचार थे, इन्होंने अपने विचार संस्कृत में दिए थे और इन्होंने कहा था देखिए, जो वेद है, वेदों के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं कराना चाहिए। इन्होंने कहा वेद जो है वो अलाउ करता है विधवाओं का पुनर्विवाह कराने के लिए। और इसके साथ साथ इन्होंने कड़े कदम उठाए थे, गवर्नमेंट को इन्होंने चैलेंज किया था और गवर्नमेंट को इन्होंने एहसास दिलाया था कि इस जो सोशल इविल है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक 1000 लोगों के सिग्नेचर का एक एप्लीकेशन भी इन्होंने गवर्नमेंट को दिया था, जिसका रिजल्ट क्या निकला था? एक एक्ट बना दिया गया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बनाया था 1856 में, अकॉर्डिंग टू विच विडो मैरिज वाज कंसीडर्ड वाज वैलिड। 1856 में एक एक्ट बनाया था हिंदू विडो मैरिज के नाम से, जिसके अंदर विधवाओं के पुनर्विवाह को वैलिड माना जाता था। ठीक है, उनको उनके अधिकार, जैसे आम पब्लिक के अधिकार होते हैं शादी के बाद, वैसे ही विधवाओं को भी उसके पूरे अधिकार हो गए। और इसके साथ साथ इन्होंने इस मुद्दे को भी संज्ञान में लिया था कि जो विधवाओं की मैरिज के बाद जो बच्चे होंगे उनको भी समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय जो एक्ट बना था उन्होंने ये कहा था कि विधवाओं की मैरिज तो वैलिड है ही है, उसके बाद जो उन कपल से जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, उनको भी उनके पूरे अधिकार दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड मैरिज। सबसे बड़ी सोशल इविल थी चाइल्ड मैरिज, यानी बाल्यावस्था के दौरान ही बच्चों की शादी करा दी जाती थी। तो ये सबसे बड़ी सोशल बुराई थी। तो सोशल रिफॉर्मर ने इसके खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग अपोज इसको किया था, यानी इसके खिलाफ विरुद्ध जो है पूरी पुरजोर आवाज़ उठाई थी। 1872 में एक लॉ पास किया था नेटिव मैरिज एक्ट, इसके लिए चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। अंडर दिस एक्ट मैरिज ऑफ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी एक जघन्य अपराध मानी जाती थी। तो इस एक्ट को, बट ये जो एक्ट बनाया था ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था इसके लिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेगुलरली काम किया था चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर। सबसे बड़ा जो रोल इसके अंदर देखा जाता है वो आता है शारदा एक्ट का। शारदा एक्ट आपने सुना होगा, राजस्थान में ये अ, हुआ था। हरविलास शारदा ने इसको चलाया था, शारदा एक्ट को। ठीक है, आप नाम याद रखिए, हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा का नाम इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा जाता है, इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। और इस एक्ट ने 1938 में एक एक्ट जो है बनवा दिया था, यानी इसने एक्ट बनवाया था 1938 में। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो 18 साल एज है, लड़के की 18 साल और लड़की की 14 साल, यानी 14 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र के लड़के की शादी जो है वो डिक्लेयर्ड कर दी गई थी इलीगल। ठीक है, वो इलीगल होगी और अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार जो है चाइल्ड मैरिज के अंदर अलग अलग मुद्दे अलग अलग टाइम पे जो है इम्प्लीमेंटेशन या सुधार जो है वो किए गए। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1978 में, यानी 1978 में इस मामले को संज्ञान में लिया गया अच्छी तरीके से। और उन्होंने फिर एक एक्ट बनाया 1978 के अंदर, चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया।
और इन्होंने कहा कि देखिए जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल से, यानी 18 और 21, जो कि आज भी लागू है, 18 से 21 साल की उम्र के बीच के कपल्स की शादी जो है वो अलाउ होगी। अगर 18 साल और 21 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी कराई जाती है तो वह कानूनन अपराध माना जाएगा, और उसे अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, दंड भी दिया जाएगा, ठीक है। और जो इन कामों में इन्वॉल्व होगा उसको भी जो है वो दंड दिया जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी बुराई ये थी हमारी विमेन एजुकेशन, यानी महिलाओं की शिक्षा। देखिए महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो उस समय का समाज था उसकी अलग ही मिसकंसेप्शन थी, यानी उनके बीच एक अलग ही गलत धारणा पैदा हो रखी थी महिलाओं की शिक्षा को लेके। वो कहते थे कि जो फीमेल एजुकेशन है, यानी जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म में महिलाओं को शिक्षा लेना, कहीं ना कहीं वो भगवान कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को शिक्षा जो है वो लीगल नहीं है, महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी हिंदू धर्म में महिलाओं का जो स्थान था वो घर में रहने का था, घर से बाहर ना निकलने का था, या ये कह सकते हैं कि एक गृहिणी के रूप में ही उसको स्वीकार किया गया था उस समय हिंदू समाज के द्वारा। तो वे महिलाओं की जो शिक्षा है उसका मुद्दा सर्वप्रथम किसने उठाया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द डायरेक्शन वाज मेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसका सबसे पहला मुद्दा उठाया था, सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था वो इन्होंने किया था। इन्होंने एक सभा गठित की थी, तरुण स्त्री सभा। 1819 में एक सभा बनाई थी, तरुण स्त्री सभा, जिसका काम क्या था? महिलाओं की शिक्षा का मुद्दा उठाना। 1849 में द कैलकाटा एजुकेशन काउंसिल प्रेसिडेंट जेईडी, जो कैलकाटा एजुकेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे जेईडी, इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, बेथुन स्कूल, ठीक है। बेथुन स्कूल बनाया गया था महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर महिलाएं स्कूल पढ़ती थी, और ये पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप था, इनिशिएटिव लिया गया था महिलाओं की शिक्षा के लिए, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए जो उठाया गया स्टेप था ये सबसे पहला इनिशिएटिव और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था। इसके बाद देखिए क्या हुआ था। इन द फील्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन ईश्वर चंद विद्यासागर, एक बार फिर से आप इनका नाम सुन रहे हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन लड़े और सबसे ज़्यादा काम इन्होंने महिलाओं के लिए कराए। इनका नाम हम नहीं भूल सकते, ईश्वर चंद विद्यासागर की। ये एक सबसे बड़े वो कह सकते हो कि इन्होंने सबसे बड़ा एसोसिएटेड जुड़े हुए थे ये इस मुद्दे से। और एटलीस्ट 35 गर्ल्स स्कूल्स इन बंगाल, और जो कम से कम 35 लड़कियों के स्कूल जो है इनके द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे बंगाल के अंदर, ठीक है। बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा स्कूल जो है लड़कियों के लिए स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? ईश्वर चंद विद्यासागर। इनका जो काम था इस क्षेत्र के अंदर, विमेन एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, वो बिल्कुल रिमेंबर्ड, यानी हमेशा याद रखने वाला काम है। इनके नाम को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। इन 1914 इन 1914 द फीमेल मेडिकल सर्विस, जो फीमेल मेडिकल सर्विस थी, यानी महिला चिकित्सा विभाग जो था, उन्होंने महिला चिकित्सा सेवा विभाग जो था, इन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, ठीक है, महिलाओं की इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में, और मिडवाइफरी होता है जो आया का काम करती है, ठीक है। इन इसके क्षेत्र में इन्होंने महिलाओं की जो है ट्रेनिंग कराई थी, किसने? द फीमेल मेडिकल सर्विस ने, यानी महिला चिकित्सा सेवा ने के द्वारा। इंडियन वीमेन सोसाइटी स्टार्टेड बाय प्रोफेसर डी के कारवा। यूनिवर्सिटी जो पहली स्टार्ट की गई थी वो की थी डी के कारवा के द्वारा, डी के कारवे के द्वारा इंडियन वीमेन स्टेट यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया था। और ये एक माइलस्टोन, यानी मील का पत्थर उस समय माना गया था। 1916 में इसको स्थापित किया गया था, 1916 में, याद रखना, सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी ये, डी के कारवा के द्वारा स्टार्ट की गई थी इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी। और इसी साल यानी 1916 में आपने नाम सुना होगा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इसी साल कराई गई थी दिल्ली में, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखें। तो ये हमारे सारे सोशल इविल्स, सोशल एंड रिलीजियस इविल्स थे जो उस समय के समाज ने झेले, और किन किन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये सभी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के पार्ट 2 को पढ़ेंगे हम, ठीक है। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कौन कौन लोग थे जो जो इम्पोर्टेंट थे उस समय, जिन्होंने इनको हटाने में अपना रोल निभाया था। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।